नमस्कार देवियों और सज्जनों। और आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने अतिथि आनंद कुमार जी का स्वागत कर लेते हैं। आनंद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम जिस कहानी की बात कर रहे थे, मैं उस कहानी की ओर बढ़ता हूं। कहानी यूं है कि बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे। मैं नहीं खेलता था, हमारे भाई लोग खेलते थे, क्योंकि मैं बचपन से जीबी शॉ की इस उक्ति से बहुत हद तक सहमत रहा हूं कि क्रिकेट इज द प्ले वेयर 22 fools आर प्लेइंग एंड 22 lakhs और 1000 fools आर वॉचिंग। क्रिकेट में मुझे बहुत मजा कभी नहीं आया। बहुत मजा क्या, मुझे मजा ही नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी, उसमें हमारे एक भाई साहब थे। वो कुछ दादा टाइप के थे, स्थानीय दादा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर क्रिकेट में बल्ला जिसका हो तो बैटिंग वो सबसे ज्यादा करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, फील्डिंग भी नहीं करेगा। और अगर उसके मुताबिक बातचीत नहीं हुई, खेल नहीं चला, तो फिर वो बैट लेके भाग भी जाएगा। इन साहब के पास बैट भी नहीं था, लेकिन इनके पास बाहुबल था और तिकड़मे थी। तो ये कहा करते थे कि अगर इनको कोई टीम नहीं खिलाती थी, तो ये रात में अपने छोटे भाई के साथ जाते थे और शौच क्रिया पूरे पिच पर जगह जगह कर डालते थे। सुबह जब या शाम में जब लोग पहुंचते थे खेलने, तो देखते थे कि पूरी पिच तो भरी हुई है। और ये सबको पता रहता था कि ये कौन भाई साहब हैं और किसने ये काम किया है, लेकिन उनको कहे कौन। खैर, तो उनको कहा जाता था कि भाई तुम खेल लो, लेकिन इसको हटाओ। और उसके बाद आनंद फानंद वो दोनों भाई उसको हटाते भी थे, साफ भी करते थे और नहा धो के खेलने भी पहुंचते थे। यहां तक की कहानी तो ठीक है, समझ में आई। लेकिन क्रिकेट हो या कोई भी स्किल हो, अगर आपको खेलने आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इस क्रम से वो पहुंच तो जाते थे जरूर अपनी टीम में, या उनको खेलने को मिल जाता था अपने बाहुबल से, लेकिन वो टीम में टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उनको क्रिकेट खेलने तो आती नहीं थी। तो वो आउट हो जाते थे और उसके बाद फिर से वही चक्र शुरू होता था। कभी वो बैट लेके भाग जाते थे, कभी वो पिच पर शौच कर देते थे, बराबर बराबर। अब आप कहेंगे कि ये सुबह सुबह ये कहानी, जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह का वक्त है, और सुबह सुबह मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको। मैं बिहारी हूं, और बिहार के हमारे एक यशस्वी तेजस्वी नेता हैं, नौवीं फेल तेजस्वी यादव। आनंद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं। प्रशांत किशोर उनको लगातार नौवीं फेल बता रहे हैं। और नौवीं फेल बताने के बाद जब पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, आपको बार बार नौवीं फेल बता रहे हैं, तो आप देखिए कि पढ़ाई लिखाई पर चर्चा करने के बजाय तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलता था जी, और मेरी टीम में, शायद वो आईपीएल की किसी टीम में कुछ दिनों के लिए पानी वानी पिलाने का काम करते थे, दिल्ली डेयर डेविल्स में। और उस समय वो झबरे की तरह बाल वाल भी रखते थे, महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में, जब धोनी बड़े बाल रखा करते थे। ये करीब एक दशक पुरानी बात होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलता था और मेरी कप्तानी में विराट कोहली खेल चुके हैं। अब एक कहानी मैंने सुनाई, एक चुटकुला मैंने सुनाया, और अब हम रुख करेंगे आनंद भाई का कि वो इन दोनों के बाद अपने महान नेता, क्योंकि ये पटना में है और राजधानी में है, उनका क्या कहना है नवी फेल शहजादे पर। आनंद भाई। जी व्यालोक भाई, अब कंफ्यूजन इसमें यह है कि इसमें से कहानी कौन सी थी और चुटकुला कौन सा था। क्या है कि तेजस्वी यादव का क्रिकेट का कप्तान होना तो अपने आप में एक चुटकुला है। ये जो भाई लोग हैं दोनों, ये अजीब अजीब इस तरह के अनर्गल बयान देते रहते हैं। एक मजेदार सा बयान आपको थोड़े दिन पहले का याद होगा। एक जो बड़े प्रसिद्ध से शास्त्री जी हैं, जो कि बागेश्वर धाम शास्त्री नाम से विख्यात हैं, उन्होंने पटना में एक आयोजन करने की कोशिश की, या आयोजन करने का मतलब उन्होंने प्रयास किया। कुछ लोग थे जो उन्होंने उनके आयोजन के लिए जगह वगैरह तय की और सब कुछ बुक वगैरह करने का कोशिश, अपना उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। तो उस पर अचानक से जो छोटे वाले हैं तेज प्रताप, उनका बयान आया था कि पता है ना सरकार किसकी है।
मतलब उनका कहना था कि ये आयोजन नहीं होने देंगे, और अचानक जब आयोजन हुआ तो बिहार के लोगों को पता चला कि इस पर्टिकुलर सन्यासी के पास जाने वाले लोगों की गिनती कितनी है, क्योंकि पटना के पास, पटना से बाहर जगह दी गई थी, पटना में जगह नहीं दी गई थी, पटना से बाहर मतलब जो मुख्य शहर है उससे बाहर जो जगह दी गई थी, वहां पर 3 दिन 4 दिन जो आयोजन चला, उतने दिनों में कुछ करोड़ रुपए का तो सिर्फ पानी बिक गया था। तो कई बार ऐसे बयान ये लोग दोनों भाई दे जाते हैं जिनका जमीनी सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ भी क्रिकेट के मामले में भी वही किया है। जब उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो वो क्रिकेट की बात करने लगे। जाहिर सी बात है, अब जिस चीज पर आप कोई जवाब नहीं दे सकते उस बात पर आप इधर उधर की बातें करेंगे ही, सवाल को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही। ये सवाल जब कोई पढ़ाई लिखाई का करता है ना, तो अभी हाल में सोशल मीडिया पर क्या हुआ कि मुझे एक नजर आया, एक व्यक्ति का लिखा हुआ, जिसने कहा कि अच्छा ठीक है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा करते हैं तेजस्वी यादव को 10वीं में एडमिशन दिलवा देते हैं, 9वीं फेल है तो क्या हुआ, चलिए 9वीं या 10वीं में एडमिशन दिलवा देते हैं और वो अब पढ़ाई अपनी पूरी कर लेंगे। तो अचानक हमें याद आया कि शायद इस सज्जन ने कभी तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर देखे नहीं है। अगर किन्हीं सरकारी कागजों पर, कुछ दौर वो उप मुख्यमंत्री रहे थे, तो उस दौर के जो कुछ कागजों पर उनके हस्ताक्षर हैं, वो हस्ताक्षर एक बार आप देख लीजिए, आपको शक होगा कि इस आदमी को लिखना आता है या नहीं। 10वीं तो आप तब पास करेंगे ना जब आपको लिखना आता हो। तो मुझे तो शक इस बात का है कि 9वीं फेल जो वो कह रहे हैं, वो भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही कह रहे हैं। 9वीं फेल भी इनको नहीं कहना चाहिए, तकनीकी रूप से या कागजों पर कह लीजिए कि ये साक्षर है। असल में तो हमको लगता है कि ये आदमी साक्षर है, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ सकता है। जांच की जाए तो शायद 6ठी क्लास ये पास नहीं कर पाएंगे। एक और चुटकुला है, वो चुटकुला ये है कि तेज प्रताप यादव से कुछ दिनों पहले एक एंटरटेनमेंट चैनल का कर्मी बातचीत कर रहा था, शायद मानक गुप्ता या इसी तरह का कोई आदमी। उसने पूछा कि आपकी नजर में सबसे ईमानदार नेता कौन है? तो उसने कहा, तेज प्रताप यादव ने, कि पिताजी। अब इसके बाद आप जमीन से गिर जाएं हंसते हंसते या लोटते लोटते। हालांकि वो एंटरटेनमेंट चैनल का जो कर्मी था वो भी कम शरारती नहीं था। उसने ये भी कहा कि अगर पिताजी इतने ईमानदार थे तो कोर्ट ने उनको सजा क्यों सुना दी। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता। और आनंद भाई, आप भी शायद थोड़ी गफलत में कुछ कह गए, या वैसे तो इन दोनों में बड़े छोटे में बहुत कंफ्यूजन है, और शायद तेज प्रताप बड़ा है, तेजस्वी छोटा है। लेकिन जब एक बार आपको याद होगा कि इनको चुनाव लड़वाने की जल्दी में लालू ने शायद बड़े को छोटा कर दिया था और छोटे को बड़ा कर दिया था, तो ये कंफ्यूजन चलता रहता है। बहरहाल दर्शकों, चुटकुले का दूसरा नाम बिहार बन गया है एक बार फिर से। 2005 में जो उम्मीद जगी थी वह एक बार फिर बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होती नजर आई है। और आनंद भाई, ये जो 9वीं फेल के आरोप का यह क्रिकेट से जो नाता दे रहा है या फिर उस पर जो कर रहा है, ये असल में इसका जवाब भी नहीं है। असल में इसका एक नौकर होता है मनोज कुमार झा नाम का, डालडा ब्राह्मण। उसने सबसे पहले ये बात फैलाई कि ये क्रिकेट खेलने में बिजी थे, और इसको उसने कैसे डिफेंड किया, इसके पारिवारिक नौकर ने। उसने कहा कि भाई धोनी भी नहीं, तेंदुलकर भी नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो भी नहीं पढ़ पाए, तो जिसकी जो खूबसूरती होती है, जो कला होती है, वो उसमें रहता है। और उसके बाद तेजस्वी को समझ में आया कि अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन मनोज कुमार झा यह भूल गए कि यही तेजस्वी और यही तेज प्रताप हैं जिनकी सैनिक फार्म दिल्ली में, इनकी किशोरावस्था में हमारे जाट भाइयों ने जम के धुलाई भी की है और पिटाई भी की है। और वह मामला इतना संगीन हो गया था कि इन दोनों के साथ, जी हां दर्शकों श्रोताओं, बिहार के कलंक लालू यादव के इन दोनों बेटों की पढ़ाई जब डीपीएस दिल्ली में होती थी, क्योंकि इनके पिताजी तो चरवाहा विद्यालय जैसे अभिनव प्रयोग कर रहे थे, तो बिहार में तो पढ़ने की जगह बची नहीं थी। तो
इनके साथ बाकायदा सरकारी बॉडीगार्ड भी रहते थे, जैसे विशेषधर राहुल के साथ आज आप देख रहे हैं कि जेड सिक्योरिटी और क्या क्या रहता है। और उस बेचारे बॉडीगार्ड की बंदूक छीन ली गई थी और उसको शायद सस्पेंशन भी झेलना पड़ा या क्या क्या हुआ। और वो पिटाई क्यों हुई थी? क्योंकि दोनों लड़की छेड़ रहे थे। नए साल की पार्टी थी और उस समय इन लोगों का बाप रेल मंत्री हुआ करता था, जहां उन्होंने जमीन के बदले में नौकरियां दी थी। वो मुकदमा चल रहा है, अभी उसमें सजा नहीं मिली है, पता नहीं कोर्ट कब जागेगी और कब इनको सजा मिलेगी। एक जगह तो सजाशुदा है ही। आनंद भाई, बिहारियों को आखिर ये कौन सी बीमारी है कि इस परिवार से उनका मोह ही नहीं छूटता है? और लालू को बर्दाश्त किया, राबड़ी को बर्दाश्त किया, अब इन दोनों भाइयों को बर्दाश्त करने की ऐसी कौन सी फनक और कौन सी पिनक है बिहारियों की? देखिए क्या है कि इस बीमारी को असल में बीमारी नहीं कहते, इसको आतंक कहते हैं। अगर आप प्रशांत किशोर को छोड़ दें तो ये जो शैक्षणिक इनकी योग्यता का मुद्दा है, तो योग्यता का मुद्दा या फिर सीधे सीधे लालू यादव पर अटैक कर देने का या सीधे सीधे लालू यादव के बारे में कह देने का कि वो सजा याफ्ता अपराधी है और उसको राजद का मुखिया बना के रखा हुआ है, ये हिम्मत भाजपा या जदयू के नेताओं ने कभी नहीं दिखाई थी। तो ये जो गुंडई का असर होता है वो अभी भी कायम है। राजद की गुंडई इतनी ज्यादा है कि सीधे सीधे बिहार में कोई कह दे, बिहार में रहने वाला, कि ये तो 9वीं फेल है, तो बहुत संभावना है कि वो पिट जाएगा। तो इस डर से कई बार लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते या चुप रह जा रहे होते हैं। और ये जो असर था ये आपको दिखेगा, सर इसलिए दिखेगा क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसके बाद तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि यादव आबादी जो कि करीब करीब 14% बताई जाती है, उसके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो 21% से ऊपर चला जाता है। और इसकी तुलना में जो दूसरी ईबीसी कही जाने वाली, अत्यंत पिछड़ी जाति कहे जाने वाली आबादी है, वो लोग 36% होते हैं। और उस 36% आबादी में जो लोग आते हैं उन्हें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो मुसहर आबादी जो होती है वो 3% होती है और इस आबादी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। इसकी तुलना में जो शेड्यूल कास्ट में और दूसरी जातियां होती हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जो अधिक मुखर जातियां हैं, जो दबंग जातियां हैं, जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि दबंग जातियों ने पीट दिया या ये कर दिया, ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, या कुछ दलितों के साथ घटना हुई, उसमें जहां भी दबंग जातियां लिखा हुआ दिखाई देता है उसे आप जैसे ही जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर ये मामला जो होता है वो किसी न किसी ओबीसी और विशेषकर यादव समुदाय के लोगों पर हुआ होता है। तो SC/ST एक्ट के मामले में ये भी एक सच्चाई है। और ये जो सच्चाई है इससे बहुत दिन तक चुप रहने की, छुपने की कोशिश की गई। अब जब जाति जनगणना हो गई तो जाति जनगणना होने के बाद अचानक राजद को समझ में आया कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई, अब इस जनगणना की रिपोर्ट अगर हम जारी कर देंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने इस जातीय जनगणना तो करवाई, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं हमेशा, जाति जनगणना करवाएंगे मगर गिनती नहीं बताएंगे। तो उन्होंने जाति जनगणना करवाई मगर गिनती नहीं बताई। तो बहुत दिन बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आ गई है तो भाजपा सरकार को पता चला कि भैया इसमें तो हमारा फायदा है और राजद का जो अपना माय समीकरण वाला हिसाब किताब है उसका नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने इस जाति जनगणना के नतीजे जो थे उसे सार्वजनिक कर दिए। तो अब आंकड़े जो है वो सार्वजनिक हुए हैं, वो भी पूरी तरह नहीं हुए हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके आंकड़े आपके हाथ में आते हैं। तो इस बार जब चुनाव होगा तो बिहार में चूंकि जाति जनगणना हो चुकी है तो उसका खामियाजा सीधे सीधे राजद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि भैया बताओ तुम्हें क्यों वोट दें, तुम जिस जाति के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो हमारी जाति का रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? तुम्हारी पार्टी ने उतनी सीटें न तो हमें दी हैं, न उतने कैंडिडेट हमारे खड़े किए हैं, तो हमारा कैंडिडेट कहाँ गया ये तो बताना पड़ेगा। तो ईबीसी वाले भी पूछेंगे, एससी वाले भी पूछेंगे, एसटी वाले भी पूछेंगे। तो ये सब जब लोग सब पूछेंगे तो जवाब देना तेजस्वी यादव के लिए या उनके चेले चमचों के लिए बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। तो ये नुकसान भी होने वाला है। तो इसीलिए आप गौर करेंगे कि अब जाति जनगणना की बात करनी जो है वो तेजस्वी यादव ने छोड़ दी है, क्योंकि आंकड़े अब खुले में आ गए हैं। तो अब जो सवाल होंगे वो बड़े कड़े सवाल होंगे।
अब हम लोग इस चर्चा को फिलहाल निष्कर्ष की ओर ले चलेंगे। एक चीज जो बड़ी मजेदार मैं देख पा रहा हूं कि प्रशांत किशोर, जिन्हें मैं बिहार का केजरीवाल 2 कहता हूं, क्योंकि केजरीवाल 1 मैं पुष्पम प्रिया को मानता हूं जो आई और चली गई, लेकिन ये केजरीवाल थोड़े गंभीर दिखते हैं और ये शायद थोड़ा बहुत असर भी करें, थोड़ा बहुत डेंट भी करें। अब किसको डेंट करेंगे, इनको भाजपा की बी टीम क्यों कहा जाता है, वो तो अगले वीडियो का विषय है। लेकिन राजद उनसे इतना डरा हुआ है, या प्रशांत किशोर की अलग तरह की राजनीति ऐसी है कि वो सारे राजद के जितने भी छटुए माफिया टाइप के या जो भी लोग हैं, क्योंकि राजद में होने का मतलब है कि आप या तो माफिया हैं या गुंडा हैं या जो भी एलिमेंट हैं इस तरह के, वो ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठाक आदमी भी राजद में जाता होगा। बहरहाल, तो उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी निकाली। ठीक ठाक आदमी नहीं, ठीक ठाक आदमी की बात आप मत कीजिए। देखिए, कुछ रसोइये भी जाते हैं, जैसे आपने अभी एक खानदानी नौकर की बात की, मनोज झा, तो कुछ खानदानी रसोइये जो होते हैं, जो नौकर टाइप लोग होते हैं, वो लोग भी कभी कभी राजद में पहुंच जाते हैं। लालू यादव का रिकॉर्ड रहा है कि अपने नाम की चालीसा लिखने वाले को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है। तो ऐसे नौकर टाइप के लोग जो होते हैं वो लोग भी थोड़े बहुत जाते हैं। डकैतों का जो गिरोह होता है उस पर आप याद कीजिए, जो पुराने जमाने का जो डकैत का गिरोह होता था उसमें सिर्फ डाकू नहीं होते थे, सिर्फ डकैत नहीं होते थे जो लोगों को लूटते थे, उसमें एक मोट उग्घा कहा जाता था, जो पोटली उठा करके डकैती के माल को, जो लूटा हुआ माल होता था उसकी पोटली को सर पर उठा करके भागता था, और पहले भागता था ताकि जब डकैत जब तक गांव से निकले तब तक लूटा हुआ माल जो है वो गांव से दूर जा चुका हो। तो ऐसे कुछ मोट उग्घा जो होते हैं वो भी जो है राजद में शामिल हैं। तो सभी के सभी डकैत नहीं है, कुछ एक मोटुग्घा भी हैं, सबको डकैत न कहा जाए। जी, लेकिन वही आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि राजद ने बाकायदा एक नोटिस निकाली है अपने सदस्यों, कार्यकर्ताओं, सहानुभूति रखने वालों के लिए, और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और उनमें जो लोग जा रहे हैं वह ये ना समझें कि वह कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है वगैरह वगैरह। खैर, इतनी अच्छी भाषा तो उस पत्र की नहीं है क्योंकि राजद के किसी ने लिखी है, लेकिन मोटा मोटी भाव यही है। ये क्या चक्कर है, ये क्या बखेड़ा नया खड़ा हो गया है? देखिए, क्या हुआ है कि ये जो जगदानंद सिंह जी को हस्ताक्षर करने पड़े थे जिस चिट्ठी पर, उस चिट्ठी में जो वर्तनी और ये सब की गलतियां हैं वो तो हैं ही। अब लेकिन आप राजद से पढ़े लिखे होने की अपेक्षा तो कर नहीं सकते। जहां भाई नेता ही 9वीं फेल हो, वहां भाई चेले जो होंगे वो तो उससे भी कम पढ़े लिखे ही होंगे या उसके आसपास पढ़े लिखे ही होंगे। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को वो बर्दाश्त कैसे कर पाता। तो उस चक्कर में वो भाषा जो है वो चिट्ठी की वो खराब है। और ये चिट्ठी भी एक बार जारी नहीं हुई है, चिट्ठी दरअसल 2 बार जारी हुई, 2 बार चिट्ठी निकाली गई है और दोनों बार कहा गया है कि कार्यकर्ता जो है वो उधर न जाए। हो क्या रहा है कि जमीनी स्तर पर, गांव के जो स्तर पर लोग होते हैं, प्रशांत किशोर ने एक चीज जो अच्छी की, 2 चीजों के लिए आपको प्रशांत किशोर को मानना पड़ेगा कि भाई 2 काम वो बड़ा अच्छा करते हैं। भले केजरीवाल बी हो या केजरीवाल 2 हो वो, लेकिन उनके पास 2 चीजों का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। एक, उन्हें डेटा का अनुभव बड़ा अच्छा है। अगर उनके हाथ डेटा लग जाता है, उनके हाथ आंकड़े लग जाते हैं, तो फिर वो खेला करने में समर्थ हैं। खेला होबे वाला जो डायलॉग था, अगर आपको याद होगा, तो उस समय वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे। आंकड़े अगर उनके हाथ एक बार लग जाते हैं तो वो खेला होबे, तो वो खेला तो वो कर देंगे। तो कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ डेंट तो राजद को होने वाला है। दूसरी चीज जो उन्होंने की है वो ये थी कि हमेशा वो राजनेताओं को पैदल यात्रा और गांवों की यात्रा करने के लिए उकसाते रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल बहुत पुराने दौर में चंद्रशेखर वगैरह कर चुके हैं। तो अब चंद्रशेखर वगैरह से इनकी तुलना ना की जाए, क्योंकि चंद्रशेखर वगैरह जब पैदल यात्रा पर निकलते थे तो वो सचमुच पैदल ही चल रहे होते थे। यहाँ जो अब जो यात्राएं होती हैं उसमें एसी गाड़ियां होती हैं जो हर गांव में जाकर के लगती हैं। वहां पर 10-20 कदम नेताजी पैदल चल लेते हैं और वापस आकर के फिर वो एसी वैगन में अपने बैठ जाते हैं। तो उस तरह करके यात्राएं होती हैं और उसका मजाक प्रशांत किशोर खुद भी उड़ा रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्चुअली सचमुच में गांव-गांव जाकर के यात्राएं करनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग जो भाजपा से या फिर और दूसरी पार्टियों से नाराज थे लेकिन राजनीतिक काम कर रहे थे,
सामाजिक कार्यकर्ता थे, उससे जुड़े हुए थे, तो वो सारे लोग जो है वो प्रशांत किशोर से जुड़ने लगे, प्रशांत किशोर की जान पहचान में आने लगे। अभी अगर आप देखेंगे तो एनजीओ वगैरह जो है उनकी एक बैठक इन्होंने आयोजित कर रखी है 22 सितंबर को, तो 22 सितंबर को वो बैठक होनी है। और अगर एनजीओ और इस तरह के संगठन प्रशांत किशोर के साथ आते हैं तो इसका एक भयावह असर होगा, जो असर लोग समझने को तैयार नहीं होते। बिहार में या और जगहों पर भी एक जो सिस्टम शुरू हुआ था, उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग जीविका। इस जीविका के तहत बहुत सी महिलाओं के ग्रुप बनाए गए थे, और ये जो महिलाओं का छोटा छोटा ग्रुप होता है, हर गांव में अगर आप देखेंगे तो 15 महिलाओं 20 महिलाओं का छोटा छोटा बहुत सारा ग्रुप्स जो होता है वो एक्टिव है। ये लोग आपस में पैसे इकट्ठा करने के लिए जमा होती हैं, आपस में मिलती हैं, बात करती हैं। अगर इन तक किसी ने पहुंच बना ली तो जाहिर सी बात है कि इन जो समूहों, ये जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकली झुका दिया तो उस आदमी में डेंट मारने की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे वो 40% के आसपास वोट को इम्पैक्ट कर रहा होगा। जैसे ही और यही 40% को असर कर जाएगा। जी, और यही नुस्खा नीतीश कुमार के पास भी है। और नीतीश कुमार क्यों चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस? वो तो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटा दिया जाए, और वैसे भी वो 2025 नवंबर तक डेट है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो पहले ही विधानसभा का चुनाव भी करवा लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लोकसभा का जो प्रदर्शन है जेडीयू का, उसकी आंकड़ों समीकरणों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन वो उसे दोहराना चाहते हैं। और नीतीश कुमार का भी महिलाओं का एक वोट बैंक है। प्रशांत किशोर ने इससे पहले मुसलमानों का एक सम्मेलन किया है और वहां उन्होंने बाकायदा कुरान की आयतें पढ़ी हैं। मुसलमानों के नेताओं से वो मिल रहे हैं, वो महिलाओं का भी सम्मेलन कर चुके हैं, और अब एनजीओ वाली बात आपने बताई। तो कुल मिलाकर दर्शकों श्रोताओं, प्रशांत किशोर से तेजस्वी यादव को डर है, और प्रशांत किशोर अगर डेंट लगाएंगे तो वो तेजस्वी और नीतीश के ही वोट बैंक में लगाएंगे। लेकिन हम घूम फिर कर आपको फिर उसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि एक नौवीं फेल व्यक्ति को जब आप अपना नेता चुनने पर आमादा होते हैं तो आपका भविष्य बिहार की तरह स्याह हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। अभी भी अगर आप आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ हैं, और यह कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं और आनंद जी या हमारे जैसे लोग जिन्होंने उस दंश को सहा है और लगातार जो हम लोग जंगल राज पर बातें करते रहते हैं, हम जानते हैं कि अगर आरजेडी या लालू खानदान का कोई भी व्यक्ति आपका सरपरस्त बनेगा तो आपके यहाँ क्या हालत होने वाली है। इसलिए खोजिए, सुनिए, पढ़िए, गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये परिवार, ये व्यक्ति कितना खतरनाक है तो उसको जानिए। और इस तरह की बातें, क्योंकि लालू को जोकर बना बनाकर लोगों ने 15 साल उसको शासन दिया। राबड़ी जब मुख्यमंत्री थी तब भी लालू ही शासन चला रहे थे, और उन 15 सालों में बिहार का क्या हाल हुआ ये हम और आप सभी जानते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए और इस परिवार से दूर रहिए। आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों श्रोताओं, आप सभी से अनुरोध है कि प्रारब्ध को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।